हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविक स्कोर यूपीएससी। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट स्टार्ट किया था और हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 डिस्कस कर लिया था। तो अब हम इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख ले, वो भी काफ़ी डिटेल में था। वो मैंने पेन और कॉपी पे दिखाया था। अभी मैंने ये पीपीटी के फॉर्म में दिखाया है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड थोड़ी स्लो लगती है तो आप इसे 1.25x पे देख सकते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये हर एग्ज़ाम के लिए मोर देन एनफ है। इससे बाहर से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। मैंने इसमें जजमेंट्स भी कवर किए हैं, इन डिटेल नहीं किया है बिकॉज़ उससे लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा और उतना डिटेल में आता भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जजमेंट होता है वही पढ़ना होता है कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट किया। तो लेट्स बिगिन। हाँ, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी, इसके आज के लेक्चर में होगा। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे और आर्टिकल 19, 20 और 22 तक हम एक लेक्चर में देखेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक लेक्चर में पूरा होगा। राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम भी एक लेक्चर में होगा और कल्चरल एजुकेशनल राइट से लेकर के एक्सेप्शन तक एक लेक्चर में होगा। तो आज हम शुरू करते हैं इससे। और हाँ, एक और बात, आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सा राइट सिर्फ सिटीजन सबके लिए है, सिटीज़न राइट के बारे में, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये जो 5 आर्टिकल है ना, ये सिर्फ सिटीजन सबको मिला हुआ है इंडियन फंडामेंटल राइट में। और बाकी इसके अलावा जो भी राइट है वो सिटीज़न के लिए भी है, फॉरेनर्स के लिए भी है, एनिमी एलियन और एलियन दोनों के लिए है। कोई जो है वो एनिमी एलियन को प्रोवाइडेड नहीं है। एनिमी एलियन कब होता है? जब हमारा कंट्री ऑफिशियली डिक्लेयर करता है कि वी आर गोइंग ऑन वॉर विद दैट कंट्री, तो जो दूसरे कंट्री जिसके साथ वॉर पे गए हैं उसका जो सिटीज़न होगा हमारे कंट्री में वो एनिमी एलियन कहलाएगा। तो लेट्स बिगिन। राइट टू इक्वालिटी देखते हैं। तो पहला आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी बताता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब, और इक्वालिटी ये दो चीज़ बताता है। ये बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये दो अलग अलग चीज़ है। इसका मतलब ये है कि सेम ट्रीटमेंट आप दो अलग अलग इंडिविजुअल को नहीं दे सकते हैं, नहीं तो वो एक अनइक्वल ट्रीटमेंट के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है? तो मान लीजिए कि एक क्लास है, उसमें मान लीजिए 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो काफ़ी जल्दी समझ जाता है, काफ़ी होशियार है। एक बच्चा बहुत धीरे समझता है, मतलब वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है पढ़ाई में। अगर दोनों ने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा टीचर से और टीचर ने बहुत टेक्निकल आंसर दिया, मतलब काफ़ी हाई फाई आंसर दिया, तो जो पढ़ने लिखने वाला है, जो जल्दी समझता है, उसको तो समझ आ जाएगा। लेकिन जो कम पढ़ता है और कम ध्यान देता है उसको समझ नहीं आएगा, तो उसके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल नहीं है, दोनों अलग अलग पर्सन हैं, तो इससे अनइक्वल ट्रीटमेंट आता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ देखते हैं। तो ये जो है ईवी डाइसी ने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ईवी डाइसी का नाम याद रखना है। और ये इक्वालिटी बिफोर लॉ जहाँ पे भी आई तो ईवी डाइसी ने उस कॉन्सेप्ट को दिया है। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और ये बताता है कि रेक्स लेक्स से लेक्स रेक्स हो गया। मतलब रेक्स जो होता है ये किंग होता है। किंग इज़ द लॉ ऑफ द लैंड, ये लॉ होता है। पहले क्या था कि किंग का ही जो डिसीजन होता था वो फाइनल होता था और उसके ऊपर कोई लॉ नहीं होता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे
आगे बढ़ा टाइम, जैसे जैसे मॉडर्न थिंकर्स आए, मॉन्टेस्क्यू, रोज़ियो, फ्रेंच थिंकर्स आए, उन्होंने क्या किया कि ये धारा चेंज करने के लिए लोगों को पॉलिटिकली अवेयर किया, अपने राइट्स के बारे में अवेयर किया, और फिर लोगों ने लॉ का डिमांड किया, फंडामेंटल लॉ का डिमांड किया। तो अब जो है लेक्स रेक्सेज जो होता है, लॉ इज़ द किंग ऑफ लैंड, मतलब अब लॉ से ऊपर किंग भी नहीं है, लॉ सबसे ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में रूल ऑफ लॉ का भी बात हुआ है, जिसमें कि बोला गया है, नो पर्सन शैल बी मेड टू सफ़र इन बॉडी और गुड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ, अ पर्सन कैन बी स्यूड और बी स्यूड, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। इसका मतलब ये है कि जो इंसान है ना, तो उसको किसी तरीके से सफ़र करने को होना चाहिए बॉडीली, या उसका कोई सामान ना कॉन्फिस्केट कर लेना चाहिए, जब तक कि वो लॉ नहीं तोड़ता है। पहले क्या था कि पहले स्लेवरी था, पहले अगर आप ब्लैक जन्म लेते थे तो वही आपके लिए ये होता था कि आप ब्लैक जन्म में हैं, आपका अगर आपके पास लैंड है तो वो कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, आपको स्लेवरी में ढकेल दिया जाएगा। तो वो कोई अगर लॉ ब्रीच भी ना करता था तो भी उसे सफ़र करना पड़ता था बॉडीली और बाय गुड्स। लेकिन अब रूल ऑफ लॉ जब से इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद से जब तक कोई लॉ नहीं ब्रेक करता है तब तक उसे सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। एक पर्सन किसी को भी सू कर सकता है कोर्ट में अगर उस पर्सन के हिसाब से उसने कोई लॉ ब्रेक किया है तो, या उस पर्सन को भी कोई सू कर सकता है अगर उस पर्सन ने कोई लॉ ब्रेक किया हो तो। और ये लाइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम क्या बोलते हैं इंडिया में है कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इंडिया में सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इसका मतलब ये है, ये जो एवी डाइसी थे, ये एवी डाइसी तो ब्रिटेन के है ना, यूके के, तो वहाँ पे क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है और उनका कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है, कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन नहीं है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ बनाएगा वो ऑर्डिनरी लॉ होगा। और इंडिया में क्या है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। तो यही फ़र्क है इंडिया और ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसको आसान भाषा में देखा जाए तो कोई भी एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन, आप नो मैटर आप ब्लैक हैं, आप एशियन हैं, आप कॉकेशियन हैं, आप अमेरिकन हैं, आपको कोई भी स्पेशल फेवर नहीं मिलेगा एज अ पर्सन, या स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, आप सभी को नो मैटर व्हाट द रेस इज़, व्हाट द एथनिसिटी, सबके ऊपर सेम लॉ लगेगा, सेम ऑर्डिनरी लॉ लगेगा। अगर दोनों, एक अफ्रीकन है एक अमेरिकन है, दोनों ने मर्डर किया तो दोनों पे सेम चार्जेस लगेगा, दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगा। नो पर्सन इज़ अबव द लॉ, कोई पर्सन अबव लॉ नहीं है, जो कि है आपका लेक्स रेक्स। आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये आर्टिकल 14 का कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या क्या है तो देखा जाए तो आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट और गवर्नर को इज़ नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ द लॉ विथ रिगार्ड टू डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल फंक्शन। मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट या राज प्रमुख होते हैं वो जो भी फाइल साइन करते हैं या उनका जो भी डिसीजन का रिज़ल्ट आता है उसके लिए उनको कोई भी कोर्ट में जवाबदेही नहीं होगा। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट कैबिनेट के कहने पे वॉर डिक्लेयर कर दिए, लेकिन बाद में वॉर का रिज़ल्ट बहुत बुरा आया, तो प्रेसिडेंट को कोई कोर्ट में खड़ा नहीं कर सकता है कि आपने क्यों वॉर डिक्लेयर किया, इससे नुकसान हो गया। तो ये है कि
कोई भी चार्जेस नहीं लग सकता है ऑफिशियल फंक्शन के लिए, जो भी वो परफॉर्म करे। No criminal action whatsoever can be initiated against president, governor so long as they remain in office। अब ये जो है क्रिमिनल एक्शन, कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जा सकता प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट। ये दोनों अगर किसी का मर्डर भी कर दे तो जब तक ये ऑफिस में हैं उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लग सकता है, उन्हें कोर्ट में गिल्टी नहीं प्रूव किया जा सकता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो 1992 में कल्याण सिंह जो थे वो यूपी के सीएम थे, और जब लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात से 1992 में कार सेवक लेकर के बाबरी मस्जिद को एबॉलिश करने के लिए गए, तो उस टाइम पे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि कल्याण सिंह के गवर्नमेंट को कि आप कुछ भी करके इस साइट को प्रोटेक्ट करिए, इट इज़ योर ड्यूटी। लेकिन कल्याण सिंह ने क्या किया कि वो कॉग्निजेंस नहीं लिया बिल्कुल, और बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्जेस लगे कल्याण सिंह के ऊपर, जो कि सीएम थे उस टाइम पे यूपी के। उन्होंने कल्याण सिंह ने क्या किया कि इस्तीफ़ा दिया अपना सीएम पद से, और उन्हें राजस्थान का गवर्नर बना दिया गया। तो इस तरह से उनको बचाया गया। अब उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्जेस नहीं लग सकते थे जब तक वो ऑफिस में थे। जब वो ऑफिस के बाद निकले तो उन्हें एक्विट कर दिया गया सीबीआई द्वारा कि नहीं, ऐसा कोई नेग्लिजेंस नहीं पाया गया है कल्याण सिंह की तरफ से, तो इन्हें एक्विट किया जाता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका नो क्रिमिनल एक्शन का। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट obliged टू अपीयर बिफोर कोर्ट इन एनी केस ऑफ क्रिमिनल और सिविल while the session is ongoing, when they are not answerable to any court for the speeches, opinions and vote given in the house। ये कहता है कि एमपी और स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी एमएलए और एमएलसीज हैं उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल और सिविल चार्जेस नहीं लग सकता है जब तक सेशन चल रहा है, और वो सेशन में जो भी बोलते हैं उनके लिए वो कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल नहीं है, मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं। एमपी खड़ा होकर के देश विरोधी नारे भी लगाते हैं, देश विरोधी नारे भी लगा सकते हैं, उन पे कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। Visiting head of the countries and foreign diplomats are not answerable to the court of India in discharge of their official function। जो भी आपका एम्बेसडर्स होते हैं, हाई कमिश्नर्स होते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, तो उनके ऊपर आप वो कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल नहीं है। एक केस हुआ था आपका, सऊदी अरब का जो डिप्लोमेट था उसने नेपाल से मेड लाया था और उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था। जब इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि ये सब हो रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, उसे पर्सोना नॉन ग्रेटा कर दिया। पर्सोना नॉन ग्रेटा, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट वेलकम हेयर, मतलब यू आर नॉट डिज़ायर्ड हेयर, आप अपने देश जाओ। जब वो सऊदी अरब गया तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसे एक्विट कर दिया गया, बोला गया कि नॉट फाउंड गिल्टी बिकॉज एनफ एविडेंस नहीं मिला था। तो इंडियन सरकार कुछ नहीं कर सकती है बिकॉज हमने साइन किया हुआ है ये डिप्लोमेटिक रिलेशन, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, और ये कोल्ड वॉर का रिज़ल्ट था बिकॉज अमेरिका उस कंट्री के रशियन डिप्लोमेट को टारगेट करता था उस कंट्री में जो उसके फ्रेंडली होते थे जहाँ पे, और रशिया टारगेट करता था अमेरिकन डिप्लोमेट्स को जो रशियन कंट्री के फ्रेंडली होते थे उस कंट्री में। तो इस वजह से वियना कन्वेंशन लाया गया था। और जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है और विजिटिंग हेड ऑफ द कंट्रीज़ हैं, उनका जो ये हाउस होता है, जैसे इंडिया में चाणक्यपुरी में आपका ये घर है अमेरिकन एम्बेसडर और बाकी फॉरेन एम्बेसडर सबका, तो उसमें पुलिस या आर्मी ऑफिशियल्स भी नहीं जा सकते हैं बिना उनके परमिशन के। तो ये भी इम्यूनिटी वियना कन्वेंशन से मिली हुई है। और एक और एक्सेप्शन है जुवेनाइल कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स, और है एक मिलिट्री कोर्ट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस। आगे बढ़ते हैं, ये याद रखिएगा, एक्सेप्शंस याद रखिएगा। आर्टिकल 14 का एक्सेप्शंस डायरेक्टली पूछ लेता है।
इक्वालिटी बिफोर द लॉ तो हो गया, अब इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ पढ़ते हैं। तो ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, वो ब्रिटेन के एवी डाइसी का ये था कॉन्सेप्ट था। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या है कि ये देखिए, ये जो स्टेट है जब किसी को कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देता है, तो ये देखिए, ये तो मैच आराम से देख पा रहा है, ये भी देख पा रहा है, लेकिन ये बेचारा जो है ये मैच नहीं देख पा रहा है। तो ये नॉन इंटरफेरेंस का नतीजा है, स्टेट का नॉन इंटरफेरेंस, स्टेट नॉन इंटरफेरेंस। लेकिन इससे तो एक्चुअली में इक्वालिटी नहीं आ रहा है। तो हमें स्टेट को क्या करना है कि इक्विटी लाना है। इक्विटी क्या होता है? तो इक्वालिटी प्लस जस्टिस, प्लस जस्टिस। यहाँ जस्टिस नहीं हो पा रहा था, यहाँ नो जस्टिस। क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन है ये तो देख नहीं पा रहा है मैच, लेकिन यहाँ इक्वालिटी और जस्टिस दोनों साथ में है। इसी को बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी, अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी। आगे स्लाइड में समझते हैं अच्छे से। स्टेट क्या है? वो इक्वालिटी प्रोवाइड करता है बाय नॉन इंटरफेयरिंग। जैसे कि वहाँ ऊपर हमने देखा लेफ्ट साइड के इमेज में, वहाँ पे स्टेट जो है बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहा था, लेकिन उसे जस्टिस तो नहीं आया, नो जस्टिस। लेकिन फिर क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट में क्या बोला गया, स्टेट ने फंडामेंटल राइट में स्टेट को बोला गया है कि नॉट इंटरफेयर, डू नॉट इंटरफेयर। मतलब फंडामेंटल राइट ने बोला है कि डू नॉट इंटरफेयर, जैसा है चलने दो। लेकिन फिर क्या, बट पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेट इंटरफेयर करेगा बाय गिविंग समथिंग टू द डिप्राइव्ड पर्सन, बाय टेकिंग अवे फ्रॉम द पर्सन हु डज नॉट नीड इट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्टेट इंटरफेयर किया बाय गिविंग that person who needs it by taking away from this person, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं था, इसे ले भी लिया गया तो भी ये आराम से देख पा रहा है। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो थर्ड पर्सन है, जो देख नहीं पा रहा है मैच, या जिसको कभी मिला नहीं है, तो उसे देना उससे लेकर के जिसको ज़रूरत नहीं है, तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है और ये अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी है। आप अगर आंसर लिखते हैं आर्टिकल 14 पे, तो आज बहुत बार क्वेश्चन आया है मेंस में, जीएस पेपर 2 में, पॉलिटी में। तो उसमें क्या है कि ये लाइन आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी। रिजर्वेशन जो है SC/ST को इंडिया में, ये एक एग्जांपल है अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी का। और अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी जो है वो इक्विटी की तरफ लीड करता है। इक्वालिटी तो देना ही है, लेकिन साथ साथ में जस्टिस भी देना है, जस्टिस भी देना है, तभी जा कर के इक्विटी होगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। यही है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। क्यों? क्योंकि उस थर्ड पर्सन को रिक्वायर्ड है भाई, उसको आज तक नहीं मिला है वो चीज़। जैसे कि शेड्यूल ट्राइब के लोगों को या शेड्यूल कास्ट के लोगों को अनटचेबिलिटी फेस करना पड़ा। वो लोग को तो इवन डज नॉट अलाउ टू लुक इनटू सम जॉब्स, लाइक सिविल सर्विसेज जॉब्स में तो उन्हें देखना भी अलाउड नहीं था। उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इसीलिए जब हम लोग के ये कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो उसमें ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट डाला गया, ताकि स्टेट जो है अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी ले सके। और उस अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी का रिज़ल्ट ये है कि हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया SC और ST कम्युनिटी को इंडिया में, ताकि वो भी इक्वल प्लेइंग फील्ड पे आ सके, इक्वल प्लेइंग फील्ड उन्हें मिल सके।
इक्वालिटी क्या है? जब सारे पीपल इक्वल एट सेम लेवल है, मतलब आपका वही लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन ST/SC कम्युनिटी को कभी भी इक्वली नहीं ट्रीट किया गया था। उनको डिनाई किया गया एजुकेशन, जॉब, डिग्निटी डिनाई किया गया, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुए उनके अगेंस्ट। तो इसीलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी लेने के लिए, जिससे कि रिजर्वेशन दिया जाए SC एंड ST कम्युनिटीज़ को, जिससे वो मेन स्ट्रीम में आ सके, इक्वल प्लेइंग फील्ड पा सकें और बराबर हो सके अदर हायर कम्युनिटी के साथ साथ में। आसान भाषा में इसको बोल सकते हैं कि दैट अमंग द इक्वल द लॉ शुड बी इक्वली एडमिनिस्टर, दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। वही सेम चीज़ है आसान भाषा में। इट रिक्वायर अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी बाय स्टेट टुवर्ड अनइक्वल बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। यही अफर्मेटिव एक्शन बाय स्टेट टुवर्ड अनइक्वल। फोकस ऑन सब्सटैंटिव इक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब दिखना चाहिए कि हाँ, जो अनइक्वल थे उनको आप इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सब्सटैंशियली बाय गिविंग समथिंग, और उसके साथ साथ में आप जस्टिस भी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। इसका एग्जांपल देख सकते हैं तो होता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब गरीब पे कम टैक्स लगाना, अमीर पे ज़्यादा टैक्स लगाना, अंबानी पे 30% 42% टैक्स लगाना, ऊपर से सेस भी लगाना, गरीब जो फार्मर है उस पर 0% टैक्स लगाना। आर्म्ड फोर्सेस को कहीं पे भी अलाउड है लिकर कंजप्शन करने के लिए, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द सैंटिटी ऑफ देयर माइंड, क्योंकि वो काफ़ी टफ सिचुएशन से गुजरते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस को प्रोहिबिटेड नहीं है कोई भी एरिया में लिकर कंज्यूम करना, मतलब कहीं भी कर सकते हैं वो। हाँ, आर्टिकल 14 जो है ये ऑल्सो इंक्लूड करता है राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग ये छोड़ देते हैं, याद नहीं रखता है कि ये राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस आर्टिकल 14 में आता है। एग्जाम्पल इसका एक सिंपल लेते हैं। 2 पर्सन है A और B, और दोनों 5 करोड़ कमाता है। 5 करोड़ पैसा है उनके पास, ठीक है। A के ऊपर लग रहा है 10% टैक्स, B के ऊपर लग रहा है 15% टैक्स। किस बेसिस पे लग रहा है? तो उनके कास्ट के बेसिस पे। A अपर कास्ट है, B लोअर कास्ट है, तो इसीलिए A पे कम टैक्स, B पे ज़्यादा टैक्स, या रिलीजन के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे। तो ये बिल्कुल आर्बिट्ररी हुआ। ये सब के बेसिस पे आप कम ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। मतलब दोनों पे सेम टैक्स लगेगा। अगर इनकम सेम है तो सेम टैक्स लगेगा, इनकम डिफरेंट है तब जा कर के प्रोग्रेसिव टैक्स लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन अच्छे से समझ तो गए। ज़रूरी था, आर्टिकल 14 ज़रूरी था। प्रीलिम्स मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल 14 से। तो नाउ लेट्स गो बैक, लेट्स कम टू आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब 5 ग्राउंड्स, ठीक है। याद रखना है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब ये 5 ग्राउंड के अलावा अगर कोई 6th ग्राउंड है या 7th ग्राउंड है, उस पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, उस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन ये 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आर्टिकल 15(1) देखते हैं, 15 क्लॉज 1 देखते हैं। इसको 15 क्लॉज 1 पढ़ेंगे, ठीक है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। द राइट इज इन्फोर्सिबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट ऑन दी अदर इंडिविजुअल। मतलब ये जो राइट है आपका, वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकते हैं आप कोर्ट में जा कर के। अगर कोई इंडिविजुअल आपका इस राइट को वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट नहीं जा सकते। कैन स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ए सिटीजन? हाँ, ये कर सकता है स्टेट,
बट ऑन 6th 7th 8th और सो ऑन। मतलब बाकी ये जो पाँचों ग्राउंड को छोड़ करके स्टेट आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। मतलब कोई भी अन्य 6th 7th और 8th ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। अच्छा, इसका एग्ज़ाम्पल एक लेते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लीजिए कि जो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या है कि एक गुजराती पेपर का भी एग्ज़ाम होता है जो कि कंपलसरी पेपर होता है। अब क्या है कि यहाँ पे तो ऑल स्टेट के भी लोगों को एग्ज़ाम देना होता, लेकिन अब जब गुजराती पेपर है तो मोस्टली गुजरात के लोग ही एग्ज़ाम देंगे जिनका गुजराती अच्छा होगा। तो ये तो लैंग्वेज के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है स्टेट। जीपीएससी क्या है? स्टेट है। जीपीएससी इज़ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो ये आपका एक एग्ज़ाम्पल हो गया कि और भी दूसरे ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 देखते हैं। नो सिटीज़न, ये हाँ, आपको मैंने बताया था ना कि सिटीज़न सबको कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर सिटीज़न है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 on the grounds of only religion, race, caste, sex or place of birth or any of them be subjected to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment, or the use of well, tank, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to use of जनरल पब्लिक। तो जो भी ये सब है आपका शॉप्स हो गया, पब्लिक रेस्टोरेंट हो गया, या बेदिंग घाट्स हो गया, वाटर हो गया, ये सब जो कि सरकार ने बनाया है, म्यूनसिपैलिटी ने बनाया है, तो सरकार ने पैसे दिए, मतलब म्यूनसिपैलिटी ने बनवाया, तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं, उससे आपको डिनाई नहीं है। बिकॉज़ पहले क्या होता था, वही आपका शेड्यूल कास्ट के लोगों को पानी नहीं लेने दिया जाता था पब्लिक वेल से, तो उस सब के लिए ही इसे बनाया गया कि ये सब के बेसिस पे आप रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ये पे आप ये सब डिनाई नहीं कर सकते हैं किसी को। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जा कर के घुस जाएं और बोलिए कि मुझे तो एक्सेस है तुम्हारे घर का, मैं जा सकता हूँ। नहीं, उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते हैं। अभी पढ़ा ना, नॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल, नॉट ऑन अदर इंडिविजुअल। देखिए यहाँ पे भी लिखा है इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल। हाँ, ये क्या है आपका, तो ये अनटचेबिलिटी फाइट करने में हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे आप टैंक वेल, पब्लिक वेल, बेदिंग घाट आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको कोई डिनाई नहीं करेगा। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 देखते हैं। तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो हमने पढ़ा था कि सेक्स के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, सेक्स के बेसिस पे, तो यहाँ पे वुमेन कैसे वुमेन कैसे आई? तो जो आर्टिकल 15 है वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। इसका भी एक्सेप्शन हो सकता है। एक्सेप्शंस कैसा? तो आर्टिकल 15 जैसे कि बताया कि सेक्स के बेसिस पे नहीं हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 स्टेट को पावर देता है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज बना सकता है सरकार, उनके लिए स्पेशल लॉ बना सकता है क्योंकि उन्हें ज़रूरत है। वुमेन को रिजर्वेशन है, पंचायत में 33% का रिजर्वेशन है, तो कोई स्टेट में वुमेन रिजर्वेशन को और भी बढ़ा दिया है, 50% कर दिया है। जैसे कि बिहार पहला स्टेट बना था 50% रिजर्वेशन देने के लिए। तो वुमेन, और अभी तो आपका ये वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हुआ पार्लियामेंट में कि लेजिस्लेचर ये आपका लोकसभा में, राज्यसभा में और स्टेट लेजिस्लेचर में वुमेन को 33% सीट दिया जाएगा। तो स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है स्टेट आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के हेल्प से।
आर्टिकल 15 क्लॉज 4 देखते हैं तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये ऐड किया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। ये ऐड किया गया जब जजमेंट आया चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का, और ये चंपकम दोराई राजन के फेवर में आया था। चंपकम दोराई राजन एक लेडी थी मद्रास से। वो क्या था कि वो मेडिकल कॉलेज में जा रही थी, मद्रास स्टेट में एक मेडिकल कॉलेज था, उसमें उनको एडमिशन लेना था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे जो सीट्स है वो एससी और एसटी कम्युनिटी के लोगों के लिए रिजर्व्ड हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक सेकंड प्लीज़। तो जो सीट्स था वो रिज़र्व था आपका एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए उस मेडिकल कॉलेज में। तो चंपकम दोराई राजन गई मद्रास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाया गया। तो वहाँ पे बोला गया, इनका चंपकम दोराई राजन ने बोला कि स्टेट तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि हाँ स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं एग्जिस्ट करता है, तो चंपकम दोराई राजन जीत गई, उन्हें एडमिशन मिल गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। उसमें क्या बोला गया कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया। उसमें बोला गया कि स्टेट डज नॉट बार फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। मतलब स्टेट को ऐसा कोई चीज़ नहीं रोक सकता है स्पेशल प्रोविज़न या स्पेशल लॉ बनाने के लिए जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को स्पेशल ट्रीटमेंट देता हो, मतलब रिजर्वेशन देता हो एक तरह से। इसके बाद से आया आपका रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एससी एंड एसटी कम्युनिटी। ये याद रखना है, अभी एससी और एसटी कम्युनिटी को ही रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है। अभी ओबीसीज को नहीं मिला है रिजर्वेशन, और ईडब्ल्यूएस को तो बहुत बाद में मिला। यहाँ पे क्या था कि रिजर्वेशन जो था स्टेट और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशन में था, एडेड एज वेल एज अनएडेड, मतलब सरकार जिसमें पैसा देती हो उसमें भी, और सरकार जिसको पैसा, जो इंस्टीट्यूशन को पैसा नहीं, फंड्स नहीं देती हो उसमें भी रिजर्वेशन होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। हाँ, यहाँ एक एक्सेप्शन है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आर्टिकल 30 के अंडर आता है उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता स्टेट के तरफ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एडेड बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये सब याद रखना है कि उसको कब ऐड किया गया था, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से, और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को ऐड किया गया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 से। ये क्या बोलता है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कॉन्फर्स पावर ऑन द स्टेट टू रिजर्व सीट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। अब देखिए यहाँ पे बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन का बात आया है, ठीक है। हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बट एक्सक्लूडिंग द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में हमने देखा आर्टिकल 13 में आता है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैसा है, जैसे कि आपका मदरसा हो गया जहाँ पे मुस्लिम प्राइमरी एजुकेशन दिया जाता है, और आपका ये भी क्या बोलते हैं संस्कृत कॉलेजेस भी हो गया जहाँ पे प्योरली संस्कृत का ये दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, तो वो सब आपका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आता है।
यहाँ पे रिजर्वेशन देने का बात किया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फॉर ओबीसी कम्युनिटी को यहाँ बैकवर्ड क्लासेस बोला गया है। मैंने बताया जैसा कि आपका यहाँ पे था आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में था, यहाँ पे दिया गया था आपको सिर्फ एसटी और एससी कम्युनिटी को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से, लेकिन फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया कब 2005 में 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। यहाँ पे ओबीसी कम्युनिटी को दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपका रिजर्वेशन। यहाँ पे बोथ स्टेट एंड प्राइवेट एडेड एज वेल एज अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया जा सकता है एडमिशन के लिए रिजर्वेशन। वही आपका एडेड हो गया जो सरकारी फंड मिलता है जिस इंस्टीट्यूशन को, और अनएडेड जो कि जिसको सरकारी फंड नहीं मिलता है जो इंस्टीट्यूशन को, एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वही है आर्टिकल 30 वाला। अब देखिए सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एक्ट निकला था 2007 का। आप देना तो पड़ेगा ना अनएडेड या सेंट्रली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको रिजर्वेशन के लिए एक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसमें बोला गया नॉट मोर देन 27% ऑफ सीट इन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आई एम सॉरी आईआईटी आईआईएम्स और एनआईटीज़ में, जो कि रिज़र्व करना है ओबीसी के कैटेगरी के लिए, जो कि है आपका सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। हाँ, यहाँ पे एक ये एक्सेप्शन दिया गया कि जो प्योरली रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन है जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, उसको एग्जाम्प्ट किया जाएगा इस रिजर्वेशन कैटेगरी से। उसमें आप अपने मेरिट के बेसिस पे, अपने रिसर्च पेपर के बेसिस पे ही जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के बारे में। इसको ऐड किया गया आपको 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। इसमें क्या बोला गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल of Article 19 Clause 1 Subclause G or Article 29 Clause 2 shall prevent state from making any special provision for the advancement of any economically weaker section of the citizen other than the classes mentioned in Clause 4 and 5। इसका क्या मतलब है कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में SC ST और OBCs को रिजर्वेशन मिला है, उसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीज़न को भी आपको प्रोविज़न करना पड़ेगा। ऐसा मतलब एडवांसमेंट के लिए ऐसा लॉ बनाना पड़ेगा, मतलब इन्हें भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा स्टेट को। ठीक है। Any special provision for advancement of any economically weaker section of citizen other than the clause mentioned in clause 4 and 5, मतलब ऐसा पर्सन जो SC या ST कैटेगरी में लाभ ले रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का में एडमिशन का, वो यहाँ पे नहीं ले सकता है। और जो व्यक्ति OBC में रिजर्वेशन कैटेगरी का फ़ायदा उठा रहा है वो यहाँ पे लाभ नहीं ले सकता है, मतलब अदर देन SC ST एंड OBC। इन सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजन रिलेट टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड बाई स्टेट अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिफर्ड इन आर्टिकल 30 क्लॉज 1। वही बात है आपका प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी और एडेड और अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा इन्हें, और वो रिजर्वेशन कितना होगा 10%, नॉट मोर देन 10%, मतलब मैक्सिमम 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अब आर्टिकल 15 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसका समरी हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन एक्सेप्शन क्या क्या है आर्टिकल 15 में? स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन,
कर सकता है स्टेट, स्पेशल लॉज बना सकता है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। यहाँ एंड होगा, यहाँ एंड होगा, ठीक है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज हो गए, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सब के लिए आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है, बोथ स्टेट और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वेदर एडेड और अनएडेड, एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30। अब हमारा देखा जाए तो टोटल रिजर्वेशन कितना का हो जाएगा, तो एससी को दिया गया है 15% का, एसटी को दिया गया है 7.5% का, ओबीसी 27% रिजर्वेशन है और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10%। तो दिस मेक्स आवर टोटल रिजर्वेशन अभी 59.5%। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आर्टिकल 16, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 15 जितना ही। तो व्हाट आर्टिकल 16 सेज, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 15 में क्या था, तो उसमें हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिए थे, लेकिन और वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं था ऑन द बेस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, 5 ग्राउंड्स था वहाँ पे। आर्टिकल 16 सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, ये याद रखना है। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 देखते हैं, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन। ये भी सिटीजन के लिए है एक्सक्लूसिवली। कौन कौन सा आर्टिकल था जो सिर्फ सिटीजन के लिए था? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। इन द मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है, स्टेट के अंडर, ये पॉइंट याद रखना है, स्टेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट का बात कर रहा है। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या बोलता है? नो सिटीजन शैल ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, यहाँ 2 बार रिलीजन हो गया है, एक काट दीजिएगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस। यहाँ पे ग्राउंड्स काउंट कर दिया जाए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7 ग्राउंड्स है, ठीक है। 7 ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन, 7 ग्राउंड्स। मतलब इसमें भी क्या स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? मतलब हाँ, कर सकता है। किस ग्राउंड पे? तो मेरिट के ग्राउंड पे, एज के ग्राउंड पे, मेडिकल रीज़न, डोमिसाइल के ग्राउंड पे, एक्सेट्रा। मेरिट पे कैसे? जैसे कि मैंने और आपने दोनों ने एग्ज़ाम दिया यूपीएससी का, और आप मेरिट क्रॉस कर रहे हैं, मतलब आप कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं, मेंस का कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं तो आप प्रीलिम्स का कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं तो आप जा रहे हैं मेंस में, मेंस का कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं तो आप जा रहे हैं इंटरव्यू में, और इंटरव्यू का कट ऑफ हो गया तो सारा जोड़ करके आपको सर्विस मिल गया। मैंने अपने दोनों ने एग्ज़ाम दिया, मेरा कट ऑफ पार नहीं किया, मेरा मेरिट नहीं बना, तो मैंने जा करके स्टेट को सू कर दिया कि मुझे नहीं जान दिया। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, आपका मेरिट बना, आप गए, आप यूपीएससी में एग्ज़ाम दिया, आपने सारा स्टेजेस क्लियर किया, आप ऑफिसर बन गए। तो ये मेरिट के बेस पे, एज के बेसिस पे कैसे? मिनिमम 21 साल होना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। अब आप 19 साल के हैं, आप बोल रहे कि मैं यूपीएससी का फॉर्म भरूंगा, तो वहीं पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मेडिकल रीज़न कैसे? मान लीजिए आप आईपीएस बनना चाहते हैं और आप मेडिकली फ़िट नहीं हैं, तो वो सर्विस आपको नहीं मिलेगा। उस पर भी आप ये नहीं बोल सकते कि स्टेट ने डिस्क्रिमिनेशन किया मेरे साथ, क्योंकि वो नेसेसरी है, आपके सर्विस में वो चीज़ नेसेसरी है। फिर से डोमिसाइल के बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कॉन्फर्स द पावर ऑन द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड by law residence as a qualification in the cases of certain cases of employment under the state। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो रेसिडेंस एक 7th ग्राउंड था जिसके ऊपर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता था, लेकिन अब तो यही आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में बोल रहा है कि रेसिडेंस के ऊपर पे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं, पावर देता है पार्लियामेंट को। तो ये कैसे? तो ये भी आर्टिकल 16 भी आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसमें भी एक्सेप्शंस है।
तो जैसे कि रेसिडेंस के बेसिस पे कैसे क्वालिफ़िकेशन, तो एक मल्की रूल्स आया था। उसमें क्या था कि जो निज़ाम थे, जो हैदराबाद के निज़ाम थे, वो तो अलग कंट्री बनाना चाहते थे अपना, वो ना इंडिया में जुड़ना चाहते थे ना पाकिस्तान में। लेकिन फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पे ऑपरेशन कराया, हैदराबाद को अपने अंडर लिया। तो निज़ाम ने क्या बोला कि 15 साल तक कुछ पर्टिकुलर रीजन में, जो ये वही हैदराबाद कर्नाटका तरफ का रीजन है, वहाँ पे 15 साल तक वही एलिजिबल होगा जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी जॉब के लिए, जो वहाँ हैदराबाद स्टेट में रहता है, वहाँ का स्थाई है। तो ये कौन कौन सा एरिया था, तो जैसे हैदराबाद कर्नाटका रीजन था, उसमें अर्स्टवाइल हैदराबाद स्टेट भी आता है जो कि निज़ाम के अंडर था, और कंप्राइजेस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कालबुरी, बिदर, रायचूर, कोपाल, यादगिर एंड बालरी। ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पास किया गया था, आर्टिकल 371J, जो कि 2012 में पास किया गया था। 118 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2013, इसमें क्या था कि गवर्नर ऑर्डर इशू कर सकते हैं रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए, जो कि एक रेसिडेंशियल रीजन हो गया। वहाँ पे स्टेट लेवल ऑफिसर्स के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि सिर्फ पार्लियामेंट अलोन ही प्रिस्क्राइब कर सकता है ऐसा कंडीशन, मतलब रेसिडेंट्स को एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना सकता है टू गेट सम जॉब्स अंडर द स्टेट, ठीक है। और वो भी सिर्फ स्टेट लेवल जॉब के लिए, यूनियन लेवल जॉब के लिए, मतलब एसएससी, यूपीएससी, ये सब जॉब के लिए रेसिडेंस एज अ क्राइटेरिया नहीं बन सकता है, रेसिडेंस एज अ क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता है। ये तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि कभी कभी रेसिडेंस को एज अ क्वालिफिकेशन कहाँ कहाँ बनाना है, ताकि वहाँ के रेसिडेंट लोग जिसको बेनिफिट नहीं मिला है जॉब का, उन्हें बेनिफिट मिल सके, और वो भी सिर्फ स्टेट लेवल जॉब के लिए। हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ये अलग एग्ज़ाम्पल है, ये अलग एग्ज़ाम्पल है। ये 15 साल, ये आपका जब 1948 में हैदराबाद को अपने अंडर लिया था इंडिया, उसके बाद का ये 15 साल था, और ये 2012 में हुआ है। देखिए 2012 में अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है, ये भी याद रखना है ऐसा रूल, और वो भी सिर्फ स्टेट लेवल जॉब के लिए याद रखना है बिल्कुल। आर्टिकल 16 क्लॉज 4, ये आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। आप अगर याद करें तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या बोलता है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी नहीं, एससी और एसटी के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है स्टेट रिजर्वेशन के लिए इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, वो आपका ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये 16 क्लॉज 4 आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो एम्पावर द स्टेट टू रिजर्व सीट in favor of backward classes, SC and ST, including in public employment, provide these classes are not adequately represented in the service under the state। ये क्या बोलता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कि स्टेट जो है वो सीट रिजर्व कर सकता है इन फेवर ऑफ SC ST कम्युनिटी, जिसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं मिला है। मैंने आपको बताया जैसे कि बैक इन द टाइम इन मिड 1950s, उससे पहले ये SC ST कम्युनिटी के लोगों को तो दे आर नॉट अलाउड टू लुक इनटू द जॉब्स, हायर जॉब्स लाइक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड सो ऑन। तो इसीलिए ये चीज़ किया गया, फोरफादर ने इसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था। अब यहाँ पे जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जिसमें SC ST इंक्लूडेड है, वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है एम्प्लॉयमेंट में। तो क्या हुआ
कि बीपी मंडल कमीशन इस्टेब्लिश हुआ जनता गवर्नमेंट के अंडर। जनता गवर्नमेंट आपको मोरारजी देसाई लीड कर रहे थे। मंडल रिपोर्ट आया, इसमें क्या हुआ कि 52% पॉपुलेशन को SC/BC बताया गया, ठीक है, और उन्हें 27% रिजर्वेशन देने का मांग किया गया। लेकिन ये क्या हुआ कि मोरारजी सरकार 2 साल में ही गिर गया, मतलब डिसॉल्व हो गया। इंदिरा गांधी फिर से PM बनी, वो रिपोर्ट पे बैठी रही, उन्होंने रिपोर्ट को लागू नहीं किया। राजीव गांधी आए उसके बाद, उन्होंने भी इस रिपोर्ट को इग्नोर किया। लेकिन फिर VP सिंह गवर्नमेंट आई और उन्होंने एज अ PM मंडल रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया 1952 में। मतलब ये 27% रिजर्वेशन दे दिया SC/BC को, OBCs को, इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पब्लिक मतलब स्टेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट में 27% रिजर्वेशन टू OBCs। और एक काम क्या हुआ था कि जो नरसिम्हा गवर्नमेंट था, M नरसिम्हा राव, उन्होंने ना 10% रिजर्वेशन दिया था टू पुअर कैटेगरी ऑन द इकोनॉमिक ग्राउंड। लेकिन ये किया गया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नहीं किया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, ये आगे चल के इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाएगा जब हम EWS रिजर्वेशन पढ़ेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नहीं था। फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में क्या बोला गया कि इसमें बताया गया, लीगल प्रिंसिपल बताया गया रिजर्वेशन को के लिए, ठीक है। तो इसमें बताया गया आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इज़ एन इनेबलिंग क्लॉज। ये आपके मेंस के आंसर में रिफ्लेक्ट करना चाहिए जब भी आप इस इंदिरा साहनी केस को कोट करेंगे। Any reservation policy in favor of backward classes shall have to satisfy 5 constitutional requirement। अब यहाँ पे जब क्लासिफाई करना है कि रिजर्वेशन किसको दिया जाए, उसके लिए 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया। वो क्या क्या रिक्वायरमेंट थे वो देखते हैं। तो पहला है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। कैसे पता करेंगे कि कोई कम्युनिटी सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस फेस कर रही है? तो एक कमीशन सेटअप किया जाएगा, BP मंडल टाइप का कमीशन सेटअप किया जाएगा। वो आपको रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट में डेटा होगा और डेटा से डिसाइड होगा कि वो कम्युनिटी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो बैकवर्ड क्लास है इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कोई ऐसा कम्युनिटी है जो अपने पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है UPSC या कोई और सर्विसेज में, तो उस केस में भी स्टेट प्रोविज़न बना सकता है, भले वो SC/BC ना हो फिर भी। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिटी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। फिर आता है एक कॉन्सेप्ट क्रीमी लेयर का, वो OBC पे अप्लाई होना चाहिए। क्रीमी लेयर का कुछ क्राइटेरिया है, वो आगे लेक्चर में हम देखेंगे। इसमें द रिजर्वेशन कैन नॉट एट एनी पॉइंट एक्सीड 50%। 50% से आपका रिजर्वेशन जो है वो एक्सीड नहीं कर सकता है, ठीक है। ये आपका वर्टिकल डिवोल्यूशन का बात कर रहा है, वर्टिकल रिजर्वेशन का बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं। द ओवरऑल एफिशिएंसी शुड नॉट बी अफेक्टेड एज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 335 सब्जेक्टिव क्लॉज। इसका मतलब ये है कि आप रिजर्वेशन तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टेट को ये भी इंश्योर करना होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का इफेक्टिवनेस है वो कम ना हो जाए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली फंक्शन करे, ठीक है। मतलब ऐसे भी लोगों को आपको नहीं ले लेना है कि जिन्हें बिल्कुल जो जॉब कर रहे हैं उसके बारे में कुछ पता ही ना हो, उससे एडमिनिस्ट्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी स्टेट को इंश्योर करना है। स्टेट ने यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात कहा है इंदिरा साहनी केस में कि जो रिजर्वेशन है ना वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो डिस्क्रिशन है स्टेट का। मतलब अब अगर कोई ऐसा कम्युनिटी है जो ठीक है आपका बैकवर्ड है लेकिन वो इफेक्टिवली रिप्रेजेंटेड है आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो वो जाकर ज़बरदस्ती और रिजर्वेशन नहीं मांग सकता है।
ये बोल के कि मेरा फंडामेंटल राइट है, आप नहीं दोगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा डायरेक्टली। तो ऐसा नहीं हो सकता है। स्टेट का भी डिस्क्रिप्शन यहाँ मैटर करता है। स्टेट को लगना चाहिए कि हाँ एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है वो कम्युनिटी के लोग। यहाँ पे देखते हैं तो द पावर ओवर conferred by Article 16 Clause 4 enable the state to provide reservation only at the entry level at the time of recruitment, not on the promotion। इंद्रासानी केस में ये भी बोला गया कि जो 16 Clause 4 जो है उसमें क्या है, जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो एंट्री लेवल पे दिया जाएगा, ना कि आपका प्रमोशंस में दिया जाएगा। लेकिन बाद में ये चीज़ चल के चेंज हो जाती है। लेकिन अभी जो है इंद्रासानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। हाँ, और जो रिजर्वेशन दिया था नरसिम्हा राव ने, नरसिम्हा राव ने, वो आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे दिया था 10% टू पुअर कैटेगरी। उस रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और उसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया। ठीक है, जो 10% क्राइटेरिया दिया गया था पुअर जनरल कैटेगरी को। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 4A पे आते हैं। ये आपका अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया है, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 से डाला गया। इसमें क्या है, देखिए जब इंदिरासानी केस आया ना 1992 में, उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने सोचा, इंदिरासानी केस में तो बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रमोशन में आप नहीं दे सकते हैं रिजर्वेशन। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1995 में सरकार ने एक लॉ पास किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसमें क्या बोल दिया कि रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में भी मिलेगा SC और ST कम्युनिटी को इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और ये किसके ओपिनियन पे बेस्ड होगा, स्टेट को अगर ऐसा लगे कि उस कम्युनिटी के मेंबर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि आप कोई जॉब करते हैं तो उस जॉब में भी स्ट्रैटिफिकेशन होता है, जैसे कि आपका भी कोई सीनियर होगा, उससे भी कोई सीनियर होगा, तो वो प्रमोशन ले करके गया होगा। तो मान लीजिए कि हायर पोस्ट पे उस कम्युनिटी के लोग अच्छे से एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं हैं, तो उस केस में भी स्टेट जो है उस कम्युनिटी के मेंबर लोग के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकता है। तो यहाँ पे ये बोला गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक जजमेंट आया, M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स बताए गए, ठीक है, जिसमें द SC एंड ST कम्युनिटीज़ आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। बोला गया इसमें कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी में आपका SC ST भी आता है, इंक्लूडेड है। नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है और उसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो है आपका एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए अंडर आर्टिकल 335, याद रखिएगा 335। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 335 एक और जजमेंट आया, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018। इसमें क्या बोला गया, ये इम्पॉर्टेंट है, ये रिसेंटली ही आया है, तो इसीलिए इसे आप ध्यान रखिएगा। द क्रीमी लेयर विद इन SC एंड ST विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन द प्रमोशन पॉलिसी। अब देखा जाए तो SC ST कम्युनिटी को के लिए क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया नहीं था, वो सिर्फ OBC के लिए था क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया, अगर आप याद करें तो इन्हें भी क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया में लाया गया। और इसमें भी बोला गया कि क्रीमी लेयर में जो भी SC ST आता है उसे आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं दे सकते। आर्टिकल 16 क्लॉज 4B, ये याद रखिएगा, ये प्रमोशन में नहीं दे सकते हैं रिजर्वेशन क्रीमी लेयर को, एज अ फर्स्ट लेवल रिक्रूटमेंट के टाइम में दे सकते हैं इन्हें आप। आर्टिकल 16 क्लॉज 4B कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी के बारे में बात करता है। इसका क्या मतलब है, तो मान लीजिए 1000 सीट आया, 1000 सीट में था आपका 500 सीट
अनरिजर्व था मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, और 500 था आपका रिजर्व कैटेगरी SC ST के लिए। इसमें से 400 ही फिल हुआ आपका, 100 आपका अनफिल्ड रहा। ठीक है, तो ये जो 100 आपका अनफिल्ड रहा ना, ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर के लिए जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो जो 50% का सीलिंग है ना, वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, वो 50% का सीलिंग काउंट नहीं होगा। तो नेक्स्ट ईयर अगर 1000 वैकेंसी और आता है तो जनरल के लिए 500 रहेगा और अनरिजर्व्ड के लिए टोटल हो जाएगा 600। तो वो आपका वायलेट नहीं कर रहा है 50% ऑफ सीलिंग को, ये याद रखिएगा। और इसे ऐड किया गया 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 से। और जो भी सीट अनफिल्ड जाता है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा n नंबर ऑफ़ ईयर तक, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा, उसका कोई लिमिट नहीं है कि 4 साल बाद लैप्स कर जाएगा, 5 साल बाद लैप्स कर जाएगा। और लेकिन शुरुआत में जब ये प्रोविज़न आया था ना, तो उस टाइम पे कैरी फॉरवर्ड रूल 3 साल का था, मतलब 3 साल तक भी वो सीट अगर अनफिल्ड रहता है तो उसके बाद वो सीट को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन बाद में इसे n नंबर ऑफ़ ईयर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया। अब देखते हैं क्रीमी लेयर क्राइटेरिया क्या क्या है, क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया में कौन कौन आते हैं। तो उसमें कुछ 4-5 क्राइटेरिया है। अगर आप एक एग्रीकल्चर लैंड होल्ड करते हैं बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, ये लिमिट आपका अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं लिखा है। एनुअल फैमिली इनकम जो है, याद रखिएगा, हाँ फैमिली इनकम बोला है, इंडिविजुअल इनकम नहीं। मतलब आपके मम्मी पापा चाचा, जो अगर आप जॉइंट फैमिली रहते हैं तो सबका मिला करके एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अर्लियर था 2.5 लाख था, फिर 6 लाख हुआ, फिर करेंटली 8 लाख है। अभी इसको 12 लाख तक भी बढ़ाने का बात चल रहा है, लेकिन अभी वो चीज़ हुआ नहीं है। प्रॉपर्टी म्यूनसिपल एरिया में 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1000 स्क्वायर फीट से, अगर म्यूनसिपल एरिया में 1000 स्क्वायर फीट से आपका ज़्यादा है तो भी आप क्रीमी लेयर क्राइटेरिया में आ जाएंगे। और पेरेंट जो हैं, आइदर मम्मी पापा या सिर्फ मम्मी या सिर्फ पापा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं तो भी आप क्रीमी लेयर क्राइटेरिया में आ जाएंगे। जैसे अभी हम लोग के कैग कौन है, गिरीश कुमार मुर्मू, उनके बेटा बेटी लोग को ये रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्रीमी लेयर क्राइटेरिया में आ गए हैं, क्योंकि उनके पापा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं। हाँ, क्रीमी लेयर क्राइटेरिया से अपार्ट जो भी हैं वो एलिजिबल है रिजर्वेशन के लिए। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट समरी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद करके ही रखना है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब SC ST के लिए है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हाँ है। यस, रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ ST SC इन द गवर्नमेंट जॉब सिंस 1995, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल एंड 1995 है। प्रमोशन में भी है SC ST के लिए रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब्स में भी है SC ST के लिए रिजर्वेशन। कोई रिजर्वेशन नहीं है प्रमोशन ऑफ क्रीमी लेयर SC ST। जर्नैल सिंह केस में बोला गया 2018 में कि क्रीमी लेयर SC ST को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है, ये याद रखिएगा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन बोल रहा हूँ मैं। रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब है एंट्री लेवल पे OBC के लिए, बिल्कुल है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में है। रिजर्वेशन प्रमोशन में अभी तक दिया नहीं गया है OBC को, तो यहाँ पे नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर OBC इन गवर्नमेंट जॉब। रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब टू EWS जरूर है, बिल्कुल है, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में है। तो ये याद रखिएगा कि अभी प्रमोशन में भी EWS को नहीं मिला है रिजर्वेशन, प्रमोशन में OBC को भी नहीं मिला है अभी रिजर्वेशन। एंट्री लेवल पे रिजर्वेशन आपका OBC EWS ST SC को भी है, और रिजर्वेशन में प्रमोशन सिर्फ SC ST को है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको।
आर्टिकल 16 क्लॉज 5 देखते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड दैट इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस is in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of governing body thereof shall be a person professing a particular religion belonging to a particular denomination। तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि ये आर्टिकल जो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डेसेंट, ये सब के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। इसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में ये बोलता है कि अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन का इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आपका अकाल तख्त हो गया, आपका ये उसको क्या बोलते हैं, SPCG हो गया आपका, तो उसका जो हेड होगा वो कोई सिख ही होगा। ठीक है। आपका जो शंकराचार्य होते हैं, जो 4 धाम के ये हैं हेड हैं, वो आपका हिंदू ही होंगे। तो ऐसा करके मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो भी है वो उसी रिलीजन का कोई बंदा होगा जिसको स्टेट अपॉइंट करेगा। ठीक है। तो ये आर्टिकल वही चीज़ बताता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 5। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 देखते हैं। तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन अदर दैन क्लासेस मेंशन इन क्लॉज 4 in addition to existence reservation of subject of maximum 10% of each category। अभी हमने पढ़ा कि 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर देन क्लॉज 4 का, जो कि ST SC है उससे अलग और OBC से अलग जो लोग हैं उन्हें 10% ऑफ रिजर्वेशन मिलेगा। ये कब हुआ? तो जनहित अभियान, ये कब से शुरू हुआ? तो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया सॉरी ये वर्ड हमेशा ट्रम्बल करता हूँ मैं। EWS के लिए रिजर्वेशन दिया गया 3:2 मेजॉरिटी से, मतलब काफ़ी हेयरलाइन मेजॉरिटी से मिला है इसे, वरना ये डिस्कार्ड ही हो जाता 10% रिजर्वेशन। लेकिन इसे मान्य किया गया कि हाँ 10% रिजर्वेशन मिलेगा EWS को। अब आर्टिकल 17 में आते हैं। अब हमारा ख़त्म ही होने वाला है लेक्चर। बहुत ही डिटेल लेक्चर है, इससे बाहर से कहीं से भी सवाल नहीं आ सकता है। जितना भी इम्पोर्टेंट मैंने आपका जजमेंट्स वो सारे बताए हैं, वो सारे जजमेंट का निचोड़ जो होता है, बिल्कुल एसेंस होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो थोड़ी देर का लेक्चर है और प्लीज़ बेयर विथ मी। आई नो कि इससे क्वेश्चन आते हैं, आप भी जानते हैं, ज़रूर देखें, पूरे एंड तक देखें। तो आर्टिकल 17 बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी अबॉलिश किया गया एज इट्स अ प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन। मतलब किसी भी फॉर्म में अगर आप किसी को बोल करके भी अब्यूज़ कर रहे हैं ना कि है तुम तो इस कास्ट के हो, मेरे से दूर रहो आप, वो भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना हुआ, तो वो भी बिल्कुल फॉरबिडन है। ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है। इससे पहले जो भी हमने फंडामेंटल राइट देखा वो एब्सोल्यूट नहीं थे, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये एक्सेप्शन करके हम अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर लिए, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्यूट है बिल्कुल। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं इसके लिए पार्लियामेंट की तरफ से, जिसमें पहला था सिविल राइट्स एक्ट 1955, लेकिन ये इनएफेक्टिव था, तो इसको फिर चेंज करके शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 बनाया गया। ये भी कुछ हद तक इनएफेक्टिव था, थोड़ा सा इफेक्टिव था, लेकिन फिर इसमें अमेंडमेंट करके शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2015 लाया गया, और इसमें मैक्सिमम सज़ा है, पता है क्या है? अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने पे और अगर आप कन्विक्ट हो गए तो इसमें मैक्सिमम सज़ा है डेथ पेनल्टी, उससे नीचे कुछ नहीं। इट वाज शॉकिंग फॉर मी टू कि ऐसा है फिर, लेकिन
एक्चुअली सही है ये, क्योंकि ये इट्स अ सोशल इविल। अनटचेबिलिटी इज़ अ सोशल इविल। एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी का देखते हैं। रिफ्यूजिंग एडमिनिस्ट्रेशन टू एनी पर्सन टू पब्लिक इंस्टीट्यूशन सच एज हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कोई भी पर्सन को रोक देना कि आप दवा लेने नहीं जा सकते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते हैं, या हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकते हैं, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो उसमें रोक दिया जाए कि नहीं तुम इस कास्ट के हो, तुम अंदर नहीं आ सकते हो। बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ये, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। Prevention of any person from offering praying, worshipping or offering praying in any place of public worship। अब आप देखेंगे तो केरला में बहुत सारा मूवमेंट हुआ, महाराष्ट्र में कालाराम मूवमेंट हुआ जो कि अंबेडकर जी ने 1930 में किया था। टेम्पल एंट्री मूवमेंट कितना सारा हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कितना सारा हुआ, ईवी रामास्वामी नायकर, ये सब। तो ये सब इसी वजह से हुआ था कि टेंपल के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। इवन टेंपल के प्रीमाइसेस में भी आप नहीं जा सकते थे, रोड के पास से भी आपको नहीं जाने दिया जाता था, दूर हट के जाना होता था। तो उस वजह से भी इसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। हमारे फोर फादर जानते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल है, अनडिज़ायरेबल है। दिस अनटचेबिलिटी मस्ट बी एबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी कुछ कुछ तरीक़ा से आप कर सकते हैं, जैसे इंसल्ट करना हुआ किसी का। आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कोई चीज़, लेकिन आप जान रहे कि अच्छा ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, इसके साथ हम अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, तो वो भी एक तरह का इंसल्टिंग अनटचेबिलिटी हुआ। प्रीच करना या जस्टिफाई करना, मान लीजिए किसी का शॉप है, किसी लोअर कास्ट इंसान ने किराने की शॉप खरीदी है और वहाँ अगल बगल के कम्युनिटी वाले लोग ने, हायर कम्युनिटी के लोगों ने बात किया कि उसके दुकान से तो कुछ नहीं लेना है, तो ये एक तरह से प्रीचिंग और जस्टिफाइंग हुआ, तो ये भी अनटचेबिलिटी में आता है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट का लोग को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, तो जब वो कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट पहले से मान लेता है कि हाँ इस इंसान ने जिसके बारे में कंप्लेन किया है कि उसने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की है, उसको प्रिज्यूम कर लेते हैं। कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कॉन्ट्रैरी इज़ प्रूव्ड। इसका मतलब यह है कि कोर्ट पहले से इज्यूम कर लेगा कि हाँ तुमने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की है इस इंसान के अगेंस्ट। अब तुम्हें खुद को प्रूफ करना है कि मैंने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की है इस इंसान के प्रति। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है यहाँ पे एक्यूज्ड के ऊपर आ जाता है, स्टेट के ऊपर नहीं। बाकी ऑर्डिनरी लॉ में क्या होता है कि आपने मर्डर किया तो बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा स्टेट के ऊपर, पुलिस के ऊपर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, बॉडी खोजेगी, मर्डर बॉडी खोजेगी, मर्डर वेपन खोजेगी, तो यहाँ पे जो है आपका बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट के ऊपर आता है। लेकिन इसमें उल्टा है, इसीलिए इस लॉ को बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट के इंसान के साथ आपने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर ली और वो चला गया कोर्ट, तो आपको गिल्टी मान लिया जाएगा, एज्यूम कर लिया जाएगा। आप नॉट गिल्टी हो, आप खुद से प्रूफ करो कि आपने नहीं प्रैक्टिस किया है अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ है और ये रिक्वायर्ड भी है। इट इज़ अ जस्टिफाइड लॉ। आर्टिकल 18 देखते हैं, तो ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में डिस्कस करता है। इसमें चार क्लॉजेस है, चारों क्लॉजेस को एक एक बार देखते हैं। तो नो टाइटल नॉट बीइंग एकेडमिकली और मिलिट्री, मतलब एकेडमी और मिलिट्री टाइटल एग्जम्प्टेड है। ठीक है, बाकी और कोई टाइटल नहीं दिया जा सकता स्टेट के तरफ से किसी इंसान को। मतलब मैं जो हूँ, मुझे स्टेट टाइटल नहीं दे सकता है कि आज से तो तुमको ये मेरा नाम द ग्रेट बुलाएंगे। नहीं, ऐसा स्टेट टाइटल किसी को नहीं दे सकता है। लेकिन मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने मेडिकल किया है, तो मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एकेडमिक टाइटल है। मैं जनरल हूँ, मैं कैप्टन हूँ, मैं लेफ्टिनेंट हूँ, तो मुझे लेफ्टिनेंट और मेरा नाम के साथ बुलाया जा सकता है। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में देखते हैं, नो सिटीजन शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अब इसका एग्जांपल एक लेते हैं कि सुनील गावस्कर जी ने जब 10,000 टेस्ट रन मारा था, तो उन्हें
नाइटहुड वाला ये सर का टाइटल देने के लिए बुलाया गया था, ठीक है, ब्रिटिश ये बकिंघम पैलेस में। लेकिन फिर उन्हें किसी ने बताया कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 18 क्लॉज 2 तो अलाउ ही नहीं करता है कि कोई सिटीज़न इंडिया का वो टाइटल ले सके फॉरेन स्टेट से। तो उन्हें वो सर का टाइटल छोड़ना पड़ा, जबकि उन्होंने 10,000 रन कंप्लीट कर लिए थे अपने टेस्ट सीरीज़ के, टेस्ट करियर के। तो वो टाइटल नहीं ले सके बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 देखते हैं। नो पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, नॉट अ सिटीज़न यहाँ पे मतलब फॉरेन नेशनल की बात हो रही है, वाइल होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ ट्रस्ट अंडर द स्टेट, मतलब कोई फॉरेन नेशनल है वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है, मान लीजिए एम्बेसी में काम कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट के, ठीक है, जैसे ये अमेरिकन एम्बेसी में कोई अमेरिकन काम कर रहा है, ठीक है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर रहा है, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से पूछना होगा पहले, इंडियन प्रेसिडेंट से, कि क्या मैं यूके की गवर्नमेंट मुझे ये टाइटल दे रही है, क्या मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ। तो प्रेसिडेंट से पूछना होगा कोई भी टाइटल लेने से पहले, ठीक है। आर्टिकल 18 क्लॉज 4 देखते हैं। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर इंडिया or a trust under the state shall without the consent of president accept any present emolument or office of any kind from under any foreign state। तो अब ये हो गया आपका कि वही हो गया कि अगर आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट आप वो टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेशनल अवार्ड्स आर अलाउड, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ये सब अलाउड है। एकेडमिक टाइटल ये भी अलाउड है, जैसे डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, आपका पीएचडी होल्डर हो गया। मिलिट्री टाइटल भी अलाउड है, कैप्टन, जनरल, लेफ्टिनेंट, ये सब भी अलाउड है। गैलेंट्री अवार्ड, अशोक चक्र, महावीर चक्र, ये सब भी अलाउड है, ठीक है। ये सब एग्जम्प्टेड नहीं है, ये सबको टाइटल नहीं माना जाता है, इट्स अ नॉट अ टाइटल, अलाउड। तो हमारा लेक्चर ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हम अब आगे बढ़ेंगे और आर्टिकल 19 से 22 कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप जब इस लेक्चर को सुने होंगे तो आपको पता चला होगा कि कितना डिटेल्ड और कितना इजी वे में मैंने समझाया है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू गिव मी अ लाइक एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मेक दी होल सीरीज़ आउट ऑफ दिस पॉलिटी लेक्चर, और बाकी सारे सब्जेक्ट के भी लेक्चर्स आएंगे। टेस्ट सीरीज़ का भी मैं लेक्चर लेकर के आऊँगा बाकी और। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।